हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम DTPLSB TGT सोशल साइंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ 2021 के सारे पेपर्स को डिस्कस कर दिया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैंने 2 प्लेलिस्ट भी बनाई हैं अलग अलग। एक में मैंने जो 2021 के पेपर डिस्कस करे थे, सारे पेपर्स उसमें पड़े हुए हैं। और दूसरी जो मैं 2018 के पेपर डिस्कस करूँगी, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, सो दैट कि एक ही प्लेलिस्ट में अभी बल्क में सारे वीडियोस इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अगर आप उसे पढ़ना स्टार्ट करते तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए 2 प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई हैं, ताकि हम अपने माइंड को जितना ही ट्रेन करेंगे वो उतना ही ईजी फिर क्या करता है, कैप्चर करता है। अगर आप शुरू में ही सोचोगे कि अरे इतनी सारी वीडियोज़ है, मैं कैसे देखूँ, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अभी ये 2018 का पेपर मैं इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप ये देखें कि जो 2018 में पेपर हुआ, फिर उसके बाद 2021 में हुआ, तो कितनी सिमिलैरिटीज़ थी और कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो चेंज हुए। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2021 को ही बेंचमार्क नहीं मान सकते। क्योंकि अगर 2018 और 21 के बीच में अगर डिफरेंसेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2021 से 4 साल हो गए जो 2025 में पेपर होंगे, तो इसमें भी आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपने 2021 की जितनी भी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, 60-70 के आसपास वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि 60-70 वीडियोस आप कैसे देखेंगे। उसमें से 1 अक्टूबर का जो पेपर है तीनों शिफ्ट का, उसे मैंने 2 बार आपको करवाया, क्योंकि वो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था। उसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, तो उसको मैंने 2 बार करवा दिया। इसलिए आपको लगेगा कि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप चाहें तो एक ही बार देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों बार देखेंगे उसे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, आपको फिर पता लगेगा कि आप ऑब्वियसली बात है, जब आप 2021 का देख लेंगे तो आपको प्रॉपर पैटर्न पता चल जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। फिर आप 2021 का देखेंगे, 2018 का देखेंगे, तो आपको डिफरेंस ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, 2025 की तैयारी करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो 2018 का पेपर और 2021 का पेपर जो कंडक्ट हुआ है वो मोस्टली अक्टूबर नवंबर के आसपास ही हुआ है। तो इसलिए आपके ये पेपर जो चल रहा है ये भी अक्टूबर में होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन भी ऐसे रखनी है। सितंबर के भी 5-6 दिन निकल चुके हैं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है हमारे इस अटैम्प्ट में, इस अटैम्प्ट को या तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपका फर्स्ट टाइम, या फिर इसे लास्ट, जो भी आपको मानना है उसे मानो और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करो। वैसे भी वैकेंसीज बहुत कम है, पता नहीं अगले साल कब आएंगी, हमारी एज रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है। ठीक है, तो आज का जो पेपर है वो है 14 नवंबर 2018 को कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1 में। और इसका पार्ट 1, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, सो दैट कि वीडियो जो है हमारी वो ज़्यादा लेंदी भी ना हो और हर एक क्वेश्चन के मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूँ। इससे यह क्या हो जाएगा, एक ईजी वे हो जाएगा आपको समझने में, क्योंकि लंबी वीडियोज़ ऑब्वियसली बात है हम देख भी नहीं पाते हैं और हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, इसमें सिर्फ DTPLSB लिखा है, डजंट मीन कि अगर आप सिर्फ DTPLSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आप सिर्फ DTPLSB एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरते हैं, आप फॉर्म भरेंगे KVS के भी, NVS के भी फॉर्म आप लोग भरते हैं। BPSC में जो वैकेंसी निकलने वाली है ऑब्वियसली बात है आप उसमें भी फॉर्म भरेंगे। RPSC के भी फॉर्म आप लोगों ने भर रखे होंगे। यूपी में जो निकली है हमारी UPPSC की LT वाली जो वैकेंसीज निकली हैं, आई होप वो भी आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी हमारे सब्जेक्ट सोशल साइंस है उस जगह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं या फिर रिकमेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसमें हमारा सिलेबस नहीं कवर होगा, ऑब्वियसली बात है हमारा NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, DTPLSB के एग्ज़ाम में भी NCERT ही पूछी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे इन सब जो हमारे एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स हैं, तो भी आपको, अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को देखा है तो भी आप उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि कंटेंट हमारा क्या है, ऑलमोस्ट
सेम ही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो एक नोटबुक और एक पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी आज की सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। तो कौन से सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी? इजी क्वेश्चन है हमारा, या फिर फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, यानी पूर्ण स्वराज बोलें या फिर फुल इंडिपेंडेंस बोलें, दोनों सेम ही चीज़ है। तो कौन से सेशन में हमने बात करी थी? कलकत्ता सेशन जो 1917 में हुआ था, दिल्ली सेशन जो 1923 में हुआ था, लाहौर का सेशन जो 1929 में हुआ था, या फिर एक और लाहौर का सेशन हुआ था जो 1909 में हुआ था। तो यहाँ पे लाहौर के 2 सेशन दिए गए हैं हमें। तो सबसे पहला जो कलकत्ता का सेशन हुआ था 1917 में, इसमें एनी बेसेंट बनी थी, हमारी प्रेसिडेंट बनी थी। और अगर हम देखें तो ये क्या होती हैं? फर्स्ट वुमेन होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट बनी थी। और अगर कभी इंडियन वुमेन बोल दे तो वो कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू, जो 1925 में हमारे सेशन को प्रेसिडेंट बनती हैं या फिर प्रिसाइड करती हैं। ठीक है, फिर दिल्ली सेशन 1923 का मौलाना मोहम्मद अली ने करा था। फोकस ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर इनका फोकस था। थर्ड है हमारा लाहौर सेशन, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने किया 1929 का। इसमें किया गया था पूर्ण सार्वजनिक सभा, यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाहौर सेशन जो 1909 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने इसको प्रिसाइड करा था। आपको पता होगा इसमें क्या हुआ था? हमारा मोले मिंटो रिफॉर्म आया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? तो क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये आंसर मतलब ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमने बहुत बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं इंपॉर्टेंट, उसको हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the convention abolished monarchy and declare France as a republic? तो किस ईयर में जो कन्वेंशन थी उसने क्या करा? मोनार्की को हटाया और फ्रांस को क्या कर दिया? रिपब्लिक कंट्री बना दिया। 10 अगस्त 1793 में, 2 अगस्त 1793, 21 सितंबर 1792 या फिर 9 जुलाई 1794। सो ये हमारा टाइम लाइन है थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जितनी बार फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है उतनी बार मैंने आपको ये टाइम लाइन करवाया, सो दैट कि अगर आप खुद रिवाइज़ ना करो फिर भी आप वीडियो देखते देखते ही आपको खुद ही रिवाइज़ हो जाए और आपको याद हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 10 अगस्त को क्या हुआ था? स्टॉर्मिंग ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस और किंग लुई 16 को क्या कर दिया गया था? सस्पेंड किया गया। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की अबॉलिश की गई और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। फिर 22 सितंबर को क्या हुआ? फर्स्ट डे ऑफ न्यू फ्रांस रिपब्लिक। ऑब्वियसली बात है 21 को जब हम रिपब्लिक बने तो पहला दिन हमारा तभी होगा। फिर उसके बाद 21 जनवरी 1793 को क्या कर दिया जाता है? लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज़ 21 सितंबर 1792 को क्या किया गया था? मोनार्की को हटाया गया और फ्रांस को रिपब्लिक बनाया गया। आई होप क्लियर इतना आप सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हु सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएस? तो क्या कौन मैन्युफैक्चरर है जिसने क्या करा था? कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसका क्या नाम था? न्यू हार्मनी, बनाया था कहाँ पर? इंडियाना यूएस में। तो आई होप इसका आंसर भी आप सबको पता होगा, आप लोगों ने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। तो कौन है हमारा? लुइस ब्लैंक, डैनियल जॉनसन, फ्रेडरिक एंजल या फिर हमारे रॉबर्ट ओवन? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दैट इज़, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हम इनको बोल दें। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था या फिर एक कम्युनिटी बनाई थी जिसका क्या नाम था? न्यू हार्मनी। और कहाँ बनाई थी इन्होंने? यूएस में इसको फॉर्म किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़
क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग मोबिलाइज द हेडमैन एंड कल्टिवेटर ऑफ 84 days मूविंग एट नाइट फ्रॉम विलेज टू विलेज अर्जिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यानी निम्नलिखित में से किसने 84 देश के मुखिया और काश्तकारों को रात में गांव-गांव घूमते हुए लोगों से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया था? शाह मौल ने, सूरज मौल ने, बिरजिस कादर ने या फिर मौलाना अहमदुल्ला शाह ने। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो अगर हम देखें इसके बारे में तो क्या है हमारा राइट आंसर? सबसे पहले देखो 84 देश कौन से रीजन से रिलेटेड है? हमारा वेस्ट यूपी से रिलेटेड है। रोल क्या था? मोबिलाइज विलेज हेडमैन एंड कल्टिवेटर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल जो था उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया था? मार्च निकाली थी। मूव्ड एट नाइट फ्रॉम विलेज टू विलेज अर्जिंग रिबेलियन। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा स्पार्क्स, ग्रास रूट और रेसिस्टेंट ड्यूरिंग 1857। तो सबसे पहले आप नाम देखेंगे तो किसने ये काम किया था? शाह मल ने ये क्या किया था? ये जो मतलब हम एक्टिविटी बोले या फिर रिवॉल्ट बोले या फिर जो भी आप बोले तो इसको ऑर्गेनाइज किया था किसने? शाह मल ने। और अगर हम रीज़न देखें तो ऑब्वियस बात है रीज़न पूछता है तो कौन से रीज़न में? ये वेस्टर्न यूपी का पार्ट है हमारा, ठीक है। और कौन सा टाइम पीरियड था? जब 1857 का जो रिवॉल्ट अपराइज हो रहा था उस टाइम का क्या था ये रिवॉल्ट, या फिर हम जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई थी उसके रिगार्डिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए विल बी आर राइट आंसर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द यंग एंड fragile idea that could not survive the instability of इंटरवॉर यूरोप? यानी युवा और नाजुक विचार क्या था जो इंटरवॉर यूरोप के अस्थिरता से बच नहीं सका? रेडिकलिज्म यानी कट्टरपंथ, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, रूढ़िवादी तानाशाही, डेमोक्रेसी या फिर सोशलिज्म। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट इज हमारा क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कोलैप्स इन मैनी नेशन ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो आई थी उसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। बाकी रेडिकलिज्म क्या होता है? गेन मोमेंटम इन सम रीजन। फासिज्म और कम्युनिज्म ये सारी चीज़ें किस में आती है? कट्टरपंथ में आती हैं। और कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप यानी रूढ़िवादी तानाशाही जैसे जो जर्मनी और स्पेन में हमें देखने को मिलती हैं। सोशलिज्म होता है हमारा सर्वाइवल इन सम फॉर्म्स लाइक जैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी बट फेस्ड सप्रेशन। तो आपने सोशलिज्म के बारे में पढ़ा है, समाजवाद में इसको सोसाइटी को लेकर चलते, लेकिन ये भी क्या हुआ था? सप्रेस कर दिया गया था ये। अब डेमोक्रेसी को कैसे हटाया गया? वेमार रिपब्लिक जर्मनी में स्ट्रगल्स होते हैं जिसमें क्या होता है? नाजिज्म यानी ग्रेट डिप्रेशन आता है। आपको सबसे पहली बात तो ये होती है कि 1914 से 1918 तक जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 चला उसमें फिर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन की जाती है अगेंस्ट टू जो भी हमारे एक्सिस पावर थे। तो जो जनता थी वो पहले ही क्या थी? जो लीडर थे जर्मनी वगैरह के उनसे पहले ही क्या थी? बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद क्या होता है? 1928 में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है जिससे क्या होता है? और भी बुरी हालत हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है? जो ये हमारे रेडिकल होते हैं उनका क्या होता है? उदय होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जर्मनी में नाजिज्म का राइज होता है, हिटलर का इटली में होता है, फासिज्म यानी मुसोलिनी का राइज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है वो किसने लिखी है। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास जीन जैक रूसो, डेविड ह्यूम, मॉन्टेस्क्यू या फिर जॉन लॉक। सो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर? तो ये जो बुक है हमारी दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसने लिखी थी? जीन जैक रूसो ने लिखी थी। जब आप फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर आपको इन लोगों का नाम देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? इस बात को आप याद रखेंगे कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है वो किसने लिखी थी?
जीन जैक रूसो ने। तो फिर जो 2018 के पेपर है उसमें मैंने ये देखा कि उसमें जो बुक्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे थॉट्स वगैरह लोग बोल देते हैं, वो सारी चीज़ें भी पूछी गई कि मतलब कि अंडरलाइन में आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये लाइन किसने बोली है। हालांकि 2021 में ना तो बुक से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं ज़्यादातर, और ना ही ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा, आप जब ये वीडियो देखेंगे 2021 का और 2018 का जब कंपैरिजन आप खुद करेंगे तो आपको खुद ही क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Reacting against the colonial policies and to organize the business activities, when did the Indian merchants and industrialists form the Indian Industrial and Commercial Congress? यानी औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए और व्यापारिक गतिविधियों को संगठित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन कब किया था? 1927 में, 1923 में, 1920 में या फिर 1921 में? सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। तो कब किया था इसका फॉर्मेशन हुआ था? 1920 में। पर्पस क्या था इसका? कि भारतीय व्यापार को संगठित करना है और औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करना है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 1920 की बात हो रही है, तब तक हम क्या थे? अंग्रेज की हम कॉलोनी थे। तो कौन कौन की हम फिगर्स देखते हैं, तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला, ये कौन है हमारे? अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप पढ़ते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, अगर आप सिलेबस देखा होगा तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या दिखा, ये दोनों ही क्या है हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये हमारे क्या है, कुछ स्टार्टिंग के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेटर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। FICCI फॉर्म होता है हमारा 1927 में। सो यहाँ पर आपको राइट आंसर पता चल गया होगा, तो कौन सा ईयर था हमारा? वो 1920 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 8। मेंशन द नेम ऑफ बुक दैट वाज रिटन बाय शार्लोट Barratz, who secretly recorded the people's dream in her diary and later published it as a book। तो इसमें पूछ रहा है उस बुक का नाम जो किसने लिखी है? हमारे चार्लोट बेराट्स ने लिखी है। और ये पूछ रहा है कि उन्होंने पहले क्या करा था कि अपनी डायरी में लिखा, फिर उसके बाद उसको बाद में क्या करा? पब्लिश कर दिया। तो कौन सी बुक है वो? विलेट, इनसाइड द थर्ड रीच, यानी थर्ड रीच के तीसरे रे के अंदर, और थर्ड रीच ऑफ ड्रीम ले, सपनों का तीसरा रह ले, द राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड रीच। तो कौन सी बुक है हमारी? अगर हम देखें तो द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम बाय शार्लोट बेड। तो ये किसने मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी अगर हम देखें तो जो विलेट बुक थी वो शार्लोट ब्रॉन्ट ने लिखा था, एंड इनसाइड द थर्ड रीच किसके द्वारा लिखी गई है? अल्बर्ट स्पीयर के द्वारा लिखी गई है, एंड द राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड रीच विलियम शेयर ने लिखी है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द डिमांड ऑफ लिबरल्स इन रशिया अलॉन्ग विद पीजेंट एंड वर्कर इन 1905। तो आपको पता होगा कि रशिया में 1905 में एक छोटे मोटे आपको देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो रिवोल्ट होता है तो वो एकदम से नहीं होता है, उसके लिए जो स्ट्रगल है वो पिछले 10-15 सालों से चल रहा होता है। तो इसमें पूछ रहा है 1905 में किसानों और श्रमिकों के साथ रूस में उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? तो कौन सी मांग रख रखी थी उन्होंने? डेमोक्रेसी की, यानी हमें लोकतंत्र होना है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमें संविधान चाहिए, लैंड ऑफ पीजेंट यानी किसानों की भूमि देना नहीं होना चाहिए, संविधान भी हमें नहीं चाहिए, और ज़मींदारों को हम भूमि क्यों देंगे। सो अगर हम थोड़ा सा भी इसमें ध्यान लगाएं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि
हम किसकी डिमांड करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है? देखो अगर देखा जाए तो डिमांड सब चीज़ की थी, ठीक है, डिमांड क्या होती है? सब चीज़ों की होती है, लेकिन जो मेन डिमांड होती है उसका हम क्या करेंगे? राइट, ऑब्वियस सी बात है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें किसानों की भूमि भी चाहिए, बट इसका इसमें DT+B ने क्या आंसर माना है? दैट इज़ मेन डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन को माना है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसान लोग हैं तो उन्हें लैंड भी चाहिए अपनी और डेमोक्रेसी भी चाहिए। तो ये तीनों ही जो आंसर हैं हमारे वो क्या हैं? पॉजिटिव वे में आंसर हैं। बट पॉजिटिव होने के साथ कौन सा सटीक है वो हम लगाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। क्लियर है इतना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो DT+B ने माना है, डैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर हम किसानों की बात देखें तो उसके हिसाब से हमें लगाना ही चाहिए कि हमें किसानों की भूमि उनको वापस चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों ही क्या है, मैंने अभी बताया, तीनों ही क्या है? पॉजिटिव आंसर हैं। लेकिन उन पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो आपको लगता है उसको आप आंसर लगाएंगे। क्लियर है? तो इसको ऑब्वियस सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोग्राम ऑफ नाजीज वेयर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द Jews were vandalized and looted, house of Jews were attacked, synagogues were burnt and man arrested was referred as any। आपको पता है नाजियों का नाजीज लोगों ने जूस के ऊपर कितने सारे अत्याचार करे थे, कितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था। ये आपने 9th में शायद 3rd चैप्टर है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, द नाजिज्म के नाम से। तो देखते हैं, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा यानी प्रचार की कला, द नेशनल सोशलिस्ट प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय समाजवादी कार्यक्रम, या फिर द न्यूरेमबर्ग लॉ 1935, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास इन नवंबर 1938। तो यहाँ पर हम देखें अगर तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखें अगर तो द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, नाजीज प्रचार के माध्यम से जनता की सोच को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है द नेशनल सोशलिस्ट प्रोग्राम, क्या था कि इसमें इसे 25 सूत्रीय 1920 भी कहा जाता है, नाजी पार्टी की विचारधारा। तो ऑब्वियस बात है अभी तक तो 1920 के आसपास की बात हो रही है, तो हिटलर का इतना राइज नहीं हुआ है। हिटलर पावर लेता है 1935 में, तब सारे उसके कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं जो भी उसको लोगों को परेशान करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं द न्यूरेमबर्ग लॉ, दीज वर रेसिस्ट लॉ दैट इंस्टीट्यूशनलाइज एंटी सेमिटिज्म, Jews were stripped of German citizen and banned from marrying और having। तो इसमें क्या है कि नस्लवादी कानून था, ऑब्वियसली बात है, जिसमें हम नस्ल देख के भेदभाव करते हैं, यहूदी विरोधी था। इसमें ऑब्वियसली बात है कि इनको क्या बोल दिया गया था कि ये प्योर जर्मन्स नहीं है, इसलिए क्या होता है इनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा द न्यूरेमबर्ग लॉ, जो हिटलर जैसे ही पावर में आता है वैसे उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जूस पीपल्स के ऊपर उसी टाइम से क्या होने जो भी मतलब कि अत्याचार होते हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है इतना आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर मॉकिंगली कॉल द नवंबर क्रिमिनल्स, यानी मजाक के रूप में नवंबर अपराधी किसको कहा जाता था? सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेटिक्स को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नवंबर क्रिमिनल्स किससे रिलेटेड है? हमारा जर्मनी से रिलेटेड है। और जर्मनी से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी 1918 में ट्रीटी साइन हुई थी, वर्सेल की ट्रीटी जो साइन हुई थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, वो कब साइन हुई थी? नवंबर में साइन हुई थी। और मैंने आपको बताया है कि ये क्या होती है? हार्श ट्रीटी होती है, जर्मनी के साथ साइन की गई थी। इस वजह से इनको क्या बोला गया था कि नवंबर में इन लोगों ने साइन करा है, तो इसलिए इनको क्या बोला है? नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था, ठीक है। तो वो पूछ रहा कि कौन से लोगों को बोला जाता था, तो जो जर्मनी के सोशलिस्ट, कैथोलिस्ट और डेमोक्रेट्स थे उनको बोला जाता था, या फिर ज्यूज, जिप्सीज एंड फिजिकल इनेबल जो थे उनको बोला जाता था। सोशलिस्ट, नाजीज एंड डेमोक्रेट्स, तो नाजीज तो उस टाइम पे थे ही नहीं,
रेडिकल, लिबरल एंड कंजर्वेटिव्स किनको बोला जाता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नवंबर क्रिमिनल्स थे वो कौन थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और जो कैथोलिक, जिन्होंने क्या करा था उस टाइम पे वो मेजॉरिटी में थे और उन्होंने क्या करा था, वर्ल्ड वॉर 1 जब ओवर हुआ तो उन्होंने क्या करा, उस ट्रीटी को साइन किया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए था वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोशलिस्ट, कैथोलिस्ट और डेमोक्रेटिक। आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। बाकी PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। और आप इस टाइम पे अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको खुद ही पता होगा कि क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट वॉज अ वाइब्रेंट सी ट्रेड टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय तट के माध्यम से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से संचालित खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों के लिए जीवित समुद्री व्यापार था। तो किससे हम व्यापार करते थे, हुगली इन बंगाल, मसूलीपट्टनम और कोरोमंडल जो कोस्ट में है, या सूरत या फिर बॉम्बे। सो अगर हम देखें यहाँ पर तो आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो हमारे जो भी ट्रेड्स होते थे वो किस में होते थे, सूरत से होते थे। तो आपको पता है कि जो मक्का, बरसा और ये मतलब कि सीटेट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मक्का मदीना है उसके लिए गेटवे क्या है, तो उसका राइट आंसर क्या होता था, हमारा सूरत होता था। तो मेजर पोर्ट गल्फ एंड रेड सी ट्रेड ड्यूरिंग मुगल एरा, गुड्स जो होते थे वो मक्का एंड बासरा, जोधा, ऑल्सो की हाजी एम्बेसिस पॉइंट, तो वो कहाँ से जाते थे, हमारे सूरत जो गुजरात है उससे होकर जाते थे। और हुगली इन बंगाल इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना बट नॉट सेंट्रल टू गल्फ। ऑब्वियसली बात है कि जो सी रूट जिसके पास होगा हम वहीं से कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूरा हमें घूम के जाना पड़ेगा। फिर हमारा मसूलीपट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट में आता है, ये लिंक करता है हमारे ईस्ट एशिया एंड इंडोनेशिया वगैरह जो है उनसे हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है। बॉम्बे वाला रोज टू प्रोमिनेंस लेटर ड्यूरिंग ब्रिटिश नॉट मेजर प्री कॉलोनियल पीरियड। तो ऑब्वियसली बात है बॉम्बे वाला तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं तब क्या होता है, ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या था, जो बॉम्बे है वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब आइलैंड्स टाइप का था, पहले प्रॉपर पोर्ट नहीं था। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है इसको तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डैट इज सूरत इन गुजरात। यहाँ से मेनली चीज़ें क्या होती थी, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती थी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर वॉज द ट्रिपलेट पैक्ट बिटवीन इटली, जापान एंड जर्मनी साइन। तो ट्रिपलेट पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1940 में साइन किया गया, 41 में, 38 में या फिर 40 में या फिर 39 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1940 में साइन किया जाता है। किस किस के बीच, एक्सिस पावर जो होती हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर के रोल प्ले कर रही थी, प्रॉमिस करती है म्यूचुअल सपोर्ट इफ़ अटैक बाय अ कंट्री नॉट ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द वॉर मेनली एम टू डिटरिंग यूएस। यानी ये इसलिए साइन करते क्योंकि इनको लग रहा था कि यूएस क्या करता है, वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, आपको पता होगा 1939 से हमारा वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो 1940 में क्या होता है, ये ट्रिपलेट अलायंस साइन किया जाता है। जो हमारी एक्सिस पावर कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी, जापान और इटली, ये हमारी क्या थी, एक्सिस पावर की कंट्रीज़ थी। तो इनको लग रहा था कि यूएस क्या करेगा, इंटरवेन जरूर करेगा वॉर में, तो इसलिए पहले क्या करके चलते हैं, साइन करके चलते हैं। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1940 में साइन किया गया था। हु हैज़ लेड द रिवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द रशियन मोनार्की इन फरवरी 1917। तो आपको पता है 1917 में 2 रिवोल्ट्स होते हैं। तो फरवरी वाला किसने लड़ा था,
मिलिट्री ने, लैंडलॉर्ड्स ने, जार या फिर पेट्रोगैट्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले तो पेट्रोगैट्स। सो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले अगर हम देखें तो द मिलिट्री स्पेशली द पेट्रोगार्ड गैरिसन इवेंचुअली ज्वाइन द रिवोल्यूशन बट डिड नॉट लीड इनिशियली। तो मिलिट्री ने ज्वाइन तो करा था लेकिन इन्होंने लीड नहीं करा था। और लैंडलॉर्ड्स वर पार्ट ऑफ एलिट एंड अपोज रिवोल्यूशन। तो लैंडलॉर्ड्स तो ऑब्वियसली बात है, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है वो क्यों ही, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो लैंडलॉर्ड्स क्या होते थे, उन्हें प्रॉपर प्रिविलेजेस मिले थे, वो बहुत ही एलिट क्लास से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। तो वो तो अप्रेज करेंगे कि इक्वालिटी वे जैसी चीज़ें ना आए, नहीं तो हमें भी क्या किया जाएगा, इक्वल ट्रीट स्टार्ट हो जाएगा। और ज़ार तो करेगा नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही किंग था जार निकोलस सेकेंड, तो इन्हीं के अगेंस्ट अगर हो रहा है कुछ रिवॉल्ट तो ऑब्वियसली बात है ये तो पार्ट लेंगे नहीं। तो जो पेट्रोगैट्स थे, द रिवोल्यूशन लेड बाय वर्कर्स, वुमेन्स एंड सिटीजन ऑफ पेट्रोगैट्स नाउ सेंट पीटर्सबर्ग, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मास प्रोटेस्ट ओवर फ्लड एंड शॉर्टेज ऑफ वॉर। तो ऑब्वियसली बात है किसके द्वारा लीड किया गया था, जो हमारे पेट्रोगैट्स थे उनके द्वारा लीड किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन 1851 हु डिस्क्राइब अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो ये क्या है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था कि अवध क्या है, एक चेरी की तरह है जो कुछ टाइम बाद मेरे मुंह में खुद ही आके गिर जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जॉन मैकपर्सन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर रिचर्ड वेलेस्ली ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लॉर्ड डलहौजी। पहले एक बार हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, जो क्या था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारा होता है उसको लेकर आया था, यानी हड़प की नीति। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, इसमें क्या था कि अगर कोई किंगडम है जिसका उसका खुद का हेयर नहीं है, यानी खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिटिशर्स में अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अवध में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो अवध को क्या करता है, वो माल प्रैक्टिसेस बोल के अपने अंदर मिला लेते हैं ब्रिटिशर्स में। क्लियर है इतना? तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हुए थे, ये एक तरीके से बोला जाए तो जो 1857 का हमारा रिवोल्ट हुआ था उसके लिए क्या करते हैं, बेस प्रिपेयर करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट लॉर्ड्स, या फिर जिनको हम वॉइसरॉय बोले, या फिर ऑब्वियसली बात है हर बार नाम चेंज हो रहा था। तो सबसे पहले क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, देन वॉइसरॉय बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85, ये क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इनमें आता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का इसमें आता है। तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कौन से ईयर में आया था। तो इसी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कनेक्टेड हैं, लिंक हैं, सब चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 96, परमानेंट सेटलमेंट जो है हमारा वो लेकर आता है, कॉर्नवालिस कोड लेकर आता है। परमानेंट सेटलमेंट आपको पता होगा, जो ज़मींदारों को दे दिया जाता था, जिससे क्या करते थे कि वो प्रॉपर रेंट कलेक्ट करते थे, जो या फिर जो ऑब्वियसली बात है कल्टीवेटर्स थे, किसान थे, उनसे कलेक्ट करते थे। तो ये उसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट हमारा वेलेस्ली 1798 से 1905 सब्सिडरी अलायंस साइन करवाता है, और फोर्थ मैसूर वॉर इसी के बीच लड़ा जाता है जो 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग, तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों अलग अलग इंसान हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1813 से 23। एंग्लो नेपाल वॉर, थर्ड मराठा वॉर इसके पीरियड में लड़ा गया। फिर विलियम बेंटिक 1828 से 1835, आपने पढ़ा होगा। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, अबॉलिश करता है जो सती है उसको। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1828 से 35। ये इसको आप क्या कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, बंगाल से शिफ्ट होके, और इसने क्या करा, सती प्रथा को हटाया था।
नेक्स्ट है हमारा डलहौजी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। 1848 से 56 तक रहता है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेकर आता है। रेलवे और टेलीग्राफ को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है हमारे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862, इसी के टाइम पीरियड में। सबसे पहली बात, ये लास्ट गवर्नर जनरल है और फर्स्ट वॉइसरॉय है। और रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या होता है, इसी के टाइम पीरियड में होता है। तो 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि हटाकर वॉइसरॉय की उपाधि दे दी जाती है, ठीक है। यानी इसका कनेक्शन प्राइवेट कंपनी से नहीं, सीधा क्या है, जो यूएस में किंग और क्वीन है उनसे कनेक्ट हो गया था, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 के बीच में रहता है ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और सेकेंड अफगान वॉर लड़ा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको पता होगा, यानी इसने क्या कर दिया गया था कि जो भी रीजनल प्रेस एक्ट्स हैं, जैसे जो भी प्रेस हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को छापते हैं, वो पहले अपनी फर्स्ट कॉपी किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को देंगे। अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उसमें कुछ लिखा होगा तो उसके प्रेस को भी बंद किया जा सकता है। तो पहले उनसे सहमति लेनी होगी, मतलब कि आप बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते हैं हमारा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था। नेक्स्ट हमारा रिपन, 1880 से 84, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ये लेकर आता है। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके जस्ट पहले लगाया गया था उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। और आपको पता होगा किसी के टाइम पे आर्म एक्ट्स भी आता है। आर्म एक्ट्स क्या था, आर्म एक्ट्स में ये होता है कि जो इंडियंस हैं अगर वो कोई भी आर्म रखते हैं तो उनके लिए क्या होगा, उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ईजिली नहीं मिलती है। बाकी ब्रिटिशर्स लोग बिना लाइसेंस के भी आर्म्स जो होते थे, जैसे बंदूक वगैरह रख सकते थे फॉर देयर सेफ्टी, ओके। तो रिपन को काफ़ी अच्छा वाइसरॉय माना जाता है, क्योंकि जो हमारा एल्बर्ट बिल आया था वो भी किसके टाइम पीरियड में आता है, एल्बर्ट बिल किसके टाइम पीरियड में आता है, हमारे रिपन के टाइम पे आता है। जिसका मतलब ये था कि पहले क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स होते थे, अगर ब्रिटिशर्स की सुनवाई हो रही है तो उसके लिए कौन होता था, ब्रिटिश जज ही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडियन जज लोग भी ब्रिटिशर्स की सुनवाई कर सकते थे। मतलब ब्रिटिशर्स जो जज होते थे वो इंडियन और ब्रिटिशर्स दोनों की सुनवाई कर सकते थे, बट जो इंडियन जज होते थे हमारे, उनको जो ब्रिटिशर्स होते थे उनकी सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने बोला कि जो इंडियन जज है वो ब्रिटिशर्स की भी सुनवाई कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जाता है और इनको वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लॉर्ड कर्जन, 1905, 1899 से 1905। इससे पहले एक डफरिंग भी था जो आपका इंडियन इससे पहले हमारा क्या होता है, डफरिंग भी बनता है, आपको उसके बारे में पता होगा। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बोलता है कि ये सूक्ष्म टाइप की ग्रुप है जिसे मैं मसल सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बात बोलता है हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लॉर्ड कर्जन, जो हमारा बंगाल का विभाजन हुआ है उसका सारा श्रेय इसी को जाता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी करता है। फिर है हमारे लॉर्ड मिंटो सेकेंड, 1905 से 1910, जो आपको पता होगा 1909 में हमारा क्या होता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हार्डिंग, 1910 से 16, इसके टाइम पे दिल्ली दरबार बनाया जाता है और कैपिटल जो हमारी कलकत्ता थी उससे शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया जाता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921, आपको पता है। फिर एक मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है और जलियांवाला जो मास्केयर होता है वो इसी के टाइम पीरियड में होता है। लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931, साइमन कमीशन आया और गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है 1931 के टाइम में, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके बारे में, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर है हमारा लॉर्ड लिंगलिथ गो, जो 1936 से 1943 तक रहता है। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट्स वगैरह जो चलते हैं वो इसी में चलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो 1941-1942 से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लॉर्ड वेवेल आया 1943 से 1947, वेवेल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस इसके टाइम पीरियड में होती है। फिर लास्ट हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसरॉय इंडिया है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो अब ऐसी बात है 1947 में क्या हुआ, हम आज़ाद हो गए। तो क्या हुआ, ये लास्ट भी हुआ हमारे कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया का, और फर्स्ट बनता है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का। क्लियर है इतना। तो जो भी इम्पोर्टेंट वाइसरॉयज़ हैं
उनको मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया, और किसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वीमेन फैक्ट्री लेबर फोर्स इन रशिया बाय 1914। तो 1914 तक रूस में महिला फैक्ट्री श्रम शक्ति कितना प्रतिशत थी। तो इसका मतलब यह है कि 1940 तक कितनी वुमेन्स एम्प्लॉयड थी फैक्ट्रीज में इन रशिया। 28% थी, 31% थी, 38% थी, या फिर 35% थी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दैट इज़ बी, यानी कि 31%। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो वुमेन वर एम्प्लॉयड मोस्टली इन टेक्सटाइल एंड लाइट इंडस्ट्रीज, दे वर पेड सिग्निफिकेंटली लेस, इवन हाफ टू 3/4 ऑफ मेंस वेजेस। यानी जितना मेंस को मिल रहा है या तो उसका 3/4 मिलता था या फिर उसका हाफ मिलता था। मतलब वुमेन्स को बहुत ही लो वेजेस मिलते थे, यानी लो सैलरी बहुत ही ज़्यादा मिलती थी। और एम्प्लॉयड कितने थी, 31% वुमेन्स एम्प्लॉयड थी, ठीक है। और कब की बात हो रही है, 1914 के आसपास की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विद रिगार्ड टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग हैड रिवॉक्ड द sovereign nation state by redefining the idea of freedom from bondage into a moment। यानी फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किसने दास्ता से मुक्ति के विचार को एक आंदोलन में पुनर्परिभाषित करके संप्रभु राष्ट्र राज को फिर से तैयार किया था। नोबल्स ने, जैकोबिन्स ने, सोशलिस्ट ने, या फिर कॉलोनाइज्ड पीपल ने। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन को देख लें तो जो नोबल्स थे, द नोबल्स लॉस पावर ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो नोबल्स क्या करते हैं, अपनी पावर को लॉस कर देते हैं। जैकोबिन्स आपने पढ़ा होगा, ये रेडिकल थे, कट्टरवादी थे, जो 1993 से 1994 के बीच में क्या होता है, रेन ऑफ टेरर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट as a movement emerged later, especially in 19th century. It was influenced by revolutionaries idea but did not lead the redefining during the French Revolution। तो जो सोशलिस्ट होते हैं वो काफ़ी बाद में आते हैं, तो उनका इनसे कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी colonized people inspired by French Revolution's idea of liberty, equality and fraternity, colonized nation begin to redefining फ्रीडम एंड लॉन्च एंटी कॉलोनिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तो जो कॉलोनाइज पीपल थे वो इसके आइडिया से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रेम्बल है उसमें भी इन टर्म्स को ऐड किया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को, जो किससे लिया गया है, फ्रेंच के रिवोल्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1772 who was the company official who had ventured to say that the demand for Indian textile could never reduce since no other nation produced good of the same quality। यानी कौन से कंपनी ऑफिशियल है जिसने बोला था कि जो इंडिया के भारतीय वस्त्रों की जो मांग है वो कभी भी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र मतलब तब तक कम नहीं हो सकती जब तक कोई अन्य राष्ट्र समान गुणवत्ता के सामान का उत्पादन नहीं कर सकता। तो किसने बोला ये? वॉरेन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, कॉर्नवालिस ने। तो ये तीनों को तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, ये गवर्नर जनरल्स हैं और ऑब्वियसली बात है कंपनी के ऑफिशियल्स नहीं थे ये। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, डेट इज़ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेनरी पटुलो जो बोलता है, जो एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने बोला था कि जो इंडिया के जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं उनकी डिमांड तब तक कम नहीं हो सकती जब तक कोई अदर कंट्री सेम क्वालिटी के कॉटन्स को प्रोड्यूस करना ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा आज का। Many Indians got inspired by Russian Revolution and wrote on the Soviet socialists. Who among the following author wrote in India in 1920-21 on Russian Revolution, Lenin's life and thoughts, and later the Red Revolution? तो
वैसी बात है कि रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत सारे इंडियंस इन्फ्लुएंस हुए थे। हमारे इंडिया में भी एक मार्क्सिज्म और ग्रुप को या फिर एक पार्टी को बनाया जाता है। तो पूछ रहा है इसमें से कि कौन है जिसने क्या करा था, तो किसने जो बुक है वो मतलब लिखी थी रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर। लेनिन जो था, आपको पता है कि लेनिन की वजह से ही क्या होता है, रशिया को फ्रीडम मिलता है। इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे रशियन रिवॉल्यूशन में। उसके थॉट्स और लेटर किसके लिए ऊपर लिखा, रेड रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा। तो आपको ब्लडी संडे भी याद होगा, ये इंसिडेंट्स भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कब हुआ, कौन लीड कर रहा था, कौन से रीजन में हुआ। तो कब लिखा था, 1920 से 21 में। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, आर.एस. अवस्थी ने, एस.डी. विद्या लंकन ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आर.एस. अवस्थी हैं वो लिखते हैं रॉट इन हिंदी 1920 से 21 में अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन्स लाइफ एंड उनके थॉट्स। और उसके बाद लिखते हैं रेड रिवॉल्यूशन, हिज वर्क हैव इंट्रोड्यूस सोवियत आइडिया टू हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। तो इन्होंने किताब किस में लिखी थी, हिंदी में लिखी थी। बाकी जितने भी लोग हैं इन्फ्लुएंस सब हुए थे, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर.एस. अवस्थी। आई होप क्लियर है इतना आप सबको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैज़ टू कंस्ट्रक्ट अ डैश सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। यानी कि मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक डैश सोसाइटी का निर्माण करना होगा जहां पर सभी संपत्ति सामाजिक रूप से नियंत्रित हो। तो कौन सी सोसाइटी बोली थी इन्होंने, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी यानी क्रांतिकारी समाजवादी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी पूंजीवादी, रेडिकल सोसाइटी यानी कट्टर समाजवादी, या फिर सोशल कॉपरेशन यानी समाज सहकारी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनको क्या करना पड़ेगा, कोई अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कोई भी इक्वालिटी सोसाइटी में नहीं आती। तो वर्कर्स की कंडीशन आपको पता है बहुत बुरी थी, तो इसलिए ये बोलते हैं कि मार्क्स बिलीव दैट वर्कर मस्ट ओवरथ्रू कैपिटलिज्म, उनको क्या करना है, ओवरथ्रू करना है, यानी उखाड़ के फेंकना है। एंड बिल्ड रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी इज सोशली कंट्रोल्ड लीडिंग टू द क्लासलेस कम्युनिस्ट फ्यूचर। ठीक है, और सोशलिस्ट कोऑपरेटिव का रिलेशन किससे, हमारे रॉबर्ट ओवन से है, बट कार्ल मार्क्स सो देम इनसफिशिएंट फॉर सिस्टमेटिक चेंज। तो ऑब्वियसली बात है, इसको सिस्टमेटिक चेंज के लिए इसको इनसफिशिएंट मानते हैं। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी इसको क्या करते थे, अपोज करते थे मार्क्स। ठीक है, और रिवोल्यूशनरी सोसाइटी व्हाइल मार्क्स डिड एवोकेट रिवोल्यूशन, हिज अल्टीमेट गोल वाज रेडिकली सोशलिस्ट। तो उनका रिलेशन किससे है कि कैपिटलिस्ट रेडिकली सोशलिस्ट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो ऑब्वियसली बात है जो वर्कर क्लास है उनकी जो कंडीशन है वो बद से बदतर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इसका जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने फीडबैक शेयर करो, सो दैट कि अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उसे इम्प्रूवमेंट भी किया जाए। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो भी आप ज़रूर उससे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बार मैं भूल जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।